एक राजा का खून होता है और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा भाई है। बिल्कुल, जो हत्या के तुरंत बाद ही मृत राजा की विधवा रानी से शादी कर लेता है। हाँ, सोचिए, और फिर एक भयानक रात में उस मृत राजा का भूत लौट कर आता है। वो भूत आकर अपने बेटे से खून के बदले की मांग करता है। मतलब सतह से देखने पर ये एक बेहद सीधी एक्शन कहानी लगती है ना? बिल्कुल लगती है। एक ऐसी कहानी जहां एक पीड़ित बेटा उठता है, तलवार उठाता है और अपने पिता के हत्यारे को खत्म करके न्याय स्थापित कर देता है। जैसे जैसे आमतौर पर किसी भी थ्रिलर में होता है, एक समस्या आती है और नायक उसे सुलझा देता है। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई भी चीज इतनी आसान नहीं है। मतलब इंसान का स्वभाव है कि वो हमेशा स्पष्टता चाहता है। हाँ, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली सोच। बिल्कुल, वो चाहता है कि सही और गलत के बीच एक साफ लकीर हो। पर इस कहानी में कदम रखते ही वो सारी स्पष्टता ना बस गायब हो जाती है। हम एक ऐसे मनोवैज्ञानिक और नैतिक परिदृश्य में प्रवेश करते हैं जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। सही बात है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्योंकि इस गहन विश्लेषण में हम सिर्फ शेक्सपियर के हैमलेट की एक पुरानी बदले की कहानी के पन्ने नहीं पलट रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि ये असल में इंसान के दिमाग के भीतर चल रहे उस भयानक युद्ध की कहानी है जहां दुख धीरे धीरे पागलपन का रूप ले लेता है। एकदम सही कहा आपने। ये एक ऐसी यात्रा है जो विकृत शोक से शुरू होकर बनावटी पागलपन और बदले की उलझी हुई नैतिकता से होते हुए सीधे हिंदी साहित्य के पन्नों तक एक बेहद रोमांचक सफर तय करती है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब एक पारंपरिक बदले की कहानी के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक को खंगालना बहुत जरूरी है। मनोविज्ञान बहुत अहम है इसमें। हाँ, अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पूरी त्रासदी की शुरुआत किसी सीधे बदले की भावना से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक बेटे के गहरे अनसुलझे शोक से। शोक जो राजमहल के उस दमघोटू माहौल में जाकर और भी विकृत हो जाता है। बिल्कुल, और उस दौर के सामाजिक संदर्भ को समझना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। एलिजाबेथन काल में, यानी जिस समय ये नाटक लिखा गया था, हाँ, उनके नियम बहुत अलग थे ना। बहुत कड़े और अजीब नियम थे। किसी पुरुष का लंबे समय तक रोना या दुख जताना एक कमजोरी माना जाता था। अरे बाप रे। हाँ, उसे गैर मर्दाना या कह सकते हैं महिलाओं से जुड़ी भावना समझा जाता था। मतलब एक बेटा अपने पिता की मौत पर रो भी नहीं सकता? खुले तौर पर तो बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत मेलनकॉली यानी एक तरह की स्थायी उदासी को समाज में थोड़ी बेहतर जगह मिली हुई थी। अच्छा, मेलनकॉली को स्वीकार किया जाता था। हाँ। उस समय की चिकित्सा प्रणाली मानती थी कि इंसानी शरीर में 4 तरह के तरल पदार्थ या ह्यूमर्स होते हैं। अगर ब्लैक बाइल नाम का तरल बढ़ जाए तो इंसान उदास या दार्शनिक स्वभाव का हो जाता था। इसे ह्यूमोरल इम्बैलेंस कहते थे। तो मतलब एक बुद्धिमान पुरुष के लिए दुनियादारी से कटकर उदास दिखना फिर भी ठीक था, लेकिन अपनों की मौत पर फूट फूट कर रोना मर्दानगी के खिलाफ था। एकदम सही। खुद नया राजा क्लॉडियस खुले दरबार में कहता है कि ये शोक अनमैनली है और इसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए। ये तो बहुत ही अजीब सामाजिक दबाव है। और यही सामाजिक दबाव उस दुख को अंदर ही अंदर सड़ाने का काम करता है। आधुनिक मनोविज्ञान के नजरिए से इसे बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसे कुबलर रॉस का मॉडल है। बिल्कुल। स्विस मनोचिकित्सक एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने शोक के 5 चरण बताए हैं। हाँ, इनकार, क्रोध, सौदेबाजी, अवसाद और स्वीकृति। जी। जब कोई इंसान किसी बहुत करीबी को खोता है तो वो इन्हीं चरणों से गुजरता है। हैमलेट की मानसिक स्थिति इन चरणों का एक जीवंत उदाहरण है। तो कहानी की शुरुआत में वो किस चरण में है? जब कहानी शुरू होती है तो वो इनकार और गहरे अवसाद में है। उसे पूरी दुनिया एक बंजर बगीचे की तरह लगती है जहां सिर्फ खरपतवार उग रही है। और इस अवसाद की आग में घी डालने का काम करती है उसकी माँ गर्ट्रूड की शादी। बहुत बड़ा झटका था वो उसके लिए। मतलब पिता की मौत के 2 महीने से भी कम समय में माँ का उसी के चाचा से विवाह कर लेना, ये तो किसी का भी दिमाग झकझोर कर रख देगा। हाँ, और अक्सर इस रिश्ते को सिगमंड फ्राइड के ओडिपस कॉम्प्लेक्स के चश्मे से देखने की कोशिश की जाती है। वो सिद्धांत जहां बेटे का माँ के प्रति आकर्षण होता है और पिता प्रतिद्वंदी होता है। हाँ, लेकिन अगर स्रोतों की गहराई में उतरें तो हैमलेट का गुस्सा इस वजह से नहीं है। अच्छा, हाँ। तो असली वजह क्या है? उसका गुस्सा उस कथित अनाचार यानी इंसेस्ट और अपने पिता के प्रति हुए भयानक धोखे से उपजी घृणा का परिणाम है। उसके लिए ये सिर्फ एक शादी नहीं है,
ये उसके पिता की यादों का कत्ल है। ये बहुत गहरी बात है। और इसी घुटन के बीच एंट्री होती है उस भूत की। जी हाँ, ओल्ड हैमलेट का भूत, जो रात के अंधेरे में पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर आता है। मतलब कोई सामान्य प्रेत सफेद कपड़ों में आता है, लेकिन इसका जंगी लिबास पहनकर आना, ये साफ संकेत है कि मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है। बिल्कुल, ये पूरे देश के अंदर तक सड़ चुके होने का प्रतीक है। और भूत का वो आना हैमलेट के अंदर सोए हुए क्रोध के चरण को एक धमाके के साथ जगा देता है। हाँ, क्योंकि भूत बताता है कि उसे सांप ने नहीं काटा था। नहीं, उसे सोते हुए मारा गया था। क्लॉडियस ने उसके कान में जहर डाला था। कान में जहर डालना, ये बहुत प्रतीकात्मक है ना? बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक शारीरिक हत्या का तरीका नहीं है, ये राज्य के शरीर में, समाज में धोखे और झूठ का जहर घोलने का प्रतीक है। लेकिन इसके बाद भूत जो आदेश देता है वो हैमलेट के मनोविज्ञान को पूरी तरह से पंगु बना देता है। बिल्कुल। भूत क्या कहता है? वो कहता है कि अपने पिता की हत्या का भयानक बदला लो, लेकिन अपनी माँ गर्ट्रूड पर कोई आंच मत आने दो और अपने दिमाग को भ्रष्ट मत होने दो। जी। मुझे तो ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति लगती है जैसे कोई आपको एक टॉक्सिक वर्क प्लेस में फंसा दे। टॉक्सिक वर्क प्लेस? वो कैसे? मान लीजिए एक ऐसा बॉस है जो आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट देता है जिसे पूरा करना लगभग असंभव है। अच्छा। बॉस कहता है इस प्रोजेक्ट को हर हाल में कल सुबह तक खत्म करना है, ये कंपनी के लिए जीवन मरण का सवाल है। लेकिन ध्यान रहे, तुम किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी से मदद नहीं मांग सकते और कंपनी का कोई भी नियम नहीं टूटना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो सच में असंभव है। वही तो, एक तरफ भूत कह रहा है कि मेरा बदला लो, मतलब एक हत्या करो, और दूसरी तरफ कह रहा है कि अपना दिमाग साफ रखो और मां को मत छू। तो मेरा सवाल यह है, क्या ये विरोधाभासी आदेशी असल में हैमलेट को निष्क्रिय यानी पैरालाइज नहीं कर देते? ये तुलना स्थिति की गंभीरता को बहुत सटीक तरीके से पकड़ती है। भूत का यह आदेश हैमलेट को उस शोक के चक्र से बाहर ही नहीं निकलने देता, कुबलर रॉस के अंतिम चरण तक नहीं पहुंचने देता। बिल्कुल। इंसान को शांति तब मिलती है जब वो स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस के चरण में पहुंचता है, जब वो सच को स्वीकार करके आगे बढ़ता है। लेकिन भूत का आखिरी शब्द है रिमेंबर मी, मुझे याद रखना। ये कोई साधारण याद नहीं है, ये एक श्राप की तरह है जो हैमलेट को अतीत में कैद कर देता है। उसे आगे बढ़ने से रोक दिया गया है, उसे क्रोध और अवसाद की चक्की में पीसने के लिए छोड़ दिया गया है। हाँ, क्योंकि वो कभी कुछ भूल नहीं सकता और बिना अपना दिमाग भ्रष्ट किए एक हत्या भी नहीं कर सकता। और इस असंभव मांग, इस मानसिक घुटन से निपटने के लिए वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जो साहित्य के इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा है। बनावटी पागलपन। हाँ, जिसे एंटिक डिस्पोजिशन कहा गया है। वो तय करता है कि वो महल के लोगों के सामने अपना मानसिक संतुलन खो देने का नाटक करेगा। वो कहता भी है ना कि वो सिर्फ तब पागल होता है जब हवा उत्तर पश्चिम से चलती है, मतलब मैड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। हाँ, बाकी समय वो बिल्कुल समझदार है और एक बाज और बगुले के बीच का फर्क जानता है। तो इस पागलपन के पीछे का मैकेनिज्म क्या है? ये बहुत चालाकी भरा है। ये कोई बेतरतीब पागलपन नहीं है, ये एक ढाल भी है और एक हथियार भी। ढाल कैसे? ढाल इसलिए क्योंकि एक पागल इंसान को कोई गंभीरता से नहीं लेता, उसे राजा के लिए खतरा नहीं माना जाता। ओ, समझ गया। और हथियार? हथियार इसलिए क्योंकि पागलपन की आड़ में इंसान वो सच बोल सकता है जो कोई होशमंद इंसान राजा के दरबार में बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। राजा का सलाहकार पोलोनियस भी इस बात को भांप लेता है ना? बिल्कुल। पोलोनियस कहता है कि भले ही ये पागलपन लग रहा हो, लेकिन इसके पीछे एक मेथड है, एक गहरा तर्क है। और हैमलेट इस नाटक का इस्तेमाल दरबार के लोगों की निष्ठा परखने के लिए करता है, जैसे अपने पुराने दोस्तों रोजेनक्रैंज और गिल्डेनस्टाइन के साथ। हाँ, जो असल में राजा के भेजे हुए जासूस हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हम इस बनावटी पागलपन की तुलना एक अंडरकवर कॉप यानी किसी गुप्तचर पुलिस वाले से करें। अच्छा, वो जो गैंग में घुसपैठ करते हैं। हाँ, एक पुलिस वाला किसी खूंखार क्रिमिनल गैंग में घुसपैठ करता है। वो उनके जैसा दिखता है, बोलता है, अपराध भी करता है ताकि असलियत छिपी रहे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो अपने किरदार में इतना गहरा उतर जाता है कि असली और नकली के बीच की लकीर ही मिट जाती है। उसे लगने लगता है कि वो सच में एक अपराधी है। बिल्कुल। और इस कहानी में ओफेलिया का किरदार देखिए, वो इसके बिल्कुल विपरीत है। हाँ, ओफेलिया का पागलपन कोई नाटक नहीं है। अपने पिता की अचानक मौत और हैमलेट द्वारा बुरी तरह ठुकराए जाने के बाद वो सच में अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। अजीब अजीब गाने गाती है और अंत में नदी में डूबकर मर जाती है। तो मेरा सवाल ये है, अगर हैमलेट सिर्फ नाटक कर रहा था तो ओफेलिया के प्रति उसकी वो भयानक क्रूरता और पोलोनियस की लाश को बेरहमी से घसीटना, क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि नाटक करते करते उसने अपना नैतिक संतुलन वाकई खो दिया था? यकीनन।
और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसान का दिमाग कोई मशीन नहीं है कि आपने एक स्विच दबाया और आप पागल बन गए और फिर स्विच दबाया तो नॉर्मल हो गए। सही बात है। हैमलेट का दिमाग पहले से ही भयंकर आघात और गहरे शोक से गुजर रहा था। उसका पागलपन शुरुआत में सिलेक्टिवली टारगेटेड था। मतलब वो राजा के सामने अलग बर्ताव करता था। हाँ, और अपने अकेलेपन में पूरी तरह स्पष्ट सोच रखता था। लेकिन जब आप लंबे समय तक अंधेरे में घूरते हैं तो अंधेरा भी आपके अंदर घूरने लगता है। उफ, सच और दिखावे के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। बिल्कुल। और ये बनावटी पागलपन एक तरह का कोलैटरल डैमेज यानी अनचाहा विनाश पैदा करने लगता है। ओफेलिया जैसी पूरी तरह निर्दोष लड़की इस चालाकी का शिकार हो जाती है। वो भूल जाता है कि उसके इस अंडरकवर ऑपरेशन का असर दूसरों की असल जिंदगी पर क्या पड़ रहा है। एकदम सही। तो ये साफ है कि पागलपन का ये पर्दा सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं था, ये सामने वाले से सच उगलवाने का एक जरिया बन चुका था। हाँ, और इसी पर्दे के पीछे से हैमलेट एक ऐसी चाल चलता है जो राजमहल की नींव हिला देती है। द माउस ट्रैप। बिल्कुल। यहीं से कहानी एक सीधे खून खराबे वाले बदले से बदलकर एक बहुत ही जटिल नैतिक भूल भुलैया बन जाती है। वो राजमहल में कुछ कलाकारों को बुलाता है और उनसे एक ऐसा नाटक करवाता है जिसकी कहानी बिल्कुल उसके पिता की हत्या जैसी है। इसे साहित्य की भाषा में मेटा थिएटर कहा जाता है, यानी एक नाटक के अंदर दूसरा नाटक। ये कोई साधारण मनोरंजन तो था नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल था। हैमलेट यहाँ सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक डायरेक्टर की भूमिका निभाता है। वो कलाकारों को बताता है कि भावनाओं को कैसे दिखाना है। हाँ, वो जानता है कि जब कोई अपराधी अपने ही अपराध को अपनी आंखों के सामने दोबारा होते देखता है तो उसकी आत्मा कांप उठती है। और ठीक वैसा ही होता है। जब नाटक में राजा के कान में जहर डालने का सीन आता है तो क्लॉडियस पूरी तरह घबरा जाता है। वो बेचैन होकर नाटक बीच में ही रुकवा देता है और वहां से भाग खड़ा होता है। ये क्लॉडियस के अपराध की बिना शब्दों की लेकिन सबसे मजबूत स्वीकृति थी। बिल्कुल। तो सबूत मिल गया, भूत सच बोल रहा था। अब तो बस तलवार उठानी थी और खेल खत्म करना था। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स आता है। हैमलेट क्लॉडियस को एक कमरे में अकेला पाता है। क्लॉडियस भगवान से प्रार्थना कर रहा है। उसके पास कोई हथियार नहीं है, कोई गार्ड भी नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे फुटबॉल के एक अहम मैच में आपको एक पेनल्टी किक मिली हो। सामने गोल पोस्ट है लेकिन वहां कोई गोलकीपर मौजूद नहीं है। पूरा मैदान खाली है। खिलाड़ी को बस बॉल को हल्की सी किक मारनी है और जीत पक्की है। लेकिन वो खिलाड़ी किक नहीं मारता। हाँ, वो बस सोचता रह जाता है। वो वहीं खड़ा रहता है क्योंकि वो सोचने लगता है कि हवा का बहाव कैसा है, मेरे जूते का एंगल क्या होना चाहिए, और अगर मैंने ऐसे गोल कर भी दिया तो क्या ये परफेक्ट गोल माना जाएगा। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। हैमलेट क्लॉडियस को इसलिए नहीं मारता क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उसे प्रार्थना करते हुए मारेगा तो उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग चली जाएगी। क्या ये एक तार्किक फैसला था या सिर्फ कुछ न करने का एक दार्शनिक बहाना? अगर इसके पीछे के तर्क को समझें तो ये एक भयंकर नैतिक दुविधा है। हैमलेट की सूझ उस समय के गहरे धार्मिक विश्वासों से बंधी हुई है। वो सिर्फ क्लॉडियस की शारीरिक मौत नहीं चाहता। शारीरिक मौत तो छोटी सजा है उसके लिए। बिल्कुल, वो उसका पूर्ण आत्मिक विनाश चाहता है। वो चाहता है कि क्लॉडियस की आत्मा नर्क की आग में हमेशा के लिए जले। ठीक वैसे ही जैसे उसके अपने पिता की आत्मा भटक रही है। हाँ। दार्शनिक फ्रांसिस बेकन ने एक बार कहा था कि बदला एक तरह का वाइल्ड जस्टिस यानी जंगली न्याय है। लेकिन हैमलेट इस जंगली न्याय को डिवाइन जस्टिस यानी ईश्वरीय न्याय के स्तर पर ले जाना चाहता है। वो चाहता है कि सजा अपराध से भी बड़ी हो। लेकिन इसी परफेक्शन की चाह और हद से ज्यादा सोचने का नतीजा क्या निकलता है? बहुत ही विनाशकारी। इसी झिझक के ठीक चंद मिनटों बाद वो अपनी माँ गर्ट्रूड के कमरे में जाता है। वहां पर्दे के पीछे कोई छिपकर उनकी बातें सुन रहा है। हैमलेट बिना ये देखे, बिना एक पल सोचे कि पीछे कौन है, अपनी तलवार निकालता है और पर्दे के आर पार कर देता है। उसे लगता है कि पीछे राजा क्लॉडियस है, लेकिन वहां पोलोनियस होता है। जहां उसे सोचना था वहां उसने बिना सोचे कि निर्दोष की जान ले ली, और जहां उसे बिना सोचे काम करना था वहां वो ब्रह्मांड के न्याय के बारे में सोचता रह गया। हैमलेट का वो मशहूर वाक्य यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है, कॉन्शियंस डज मेक कावर्ड्स ऑफ अस ऑल। और इस स्थिति को पूरी तरह से उभारने के लिए कहानी में एक और किरदार है लार्टियर्स, जो पोलोनियस का बेटा है। वो तो हैमलेट का बिल्कुल उल्टा है ना? एकदम उल्टा। जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की हत्या हुई है तो वो न कोई दर्शन झाड़ता है, ना ही स्वर्ग नरक के बारे में सोचता है। वो बस अंधाधुंध खून का प्यासा होकर राजमहल में घुस आता है। लार्टियर्स की वो जल्दबाजी
और हैमलेट की वो झिझक, ये दोनों ही इंसानी स्वभाव के दो चरम बिंदु हैं। और दोनों ही विनाशकारी हैं। हाँ, हैमलेट का ये संघर्ष कोई पुरानी कहानी का हिस्सा नहीं है। ये आज के इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी है। इसे हम एनालिसिस पैरालिसिस कह सकते हैं। बिल्कुल। ये जो एक्शन और इनएक्शन का द्वंद्व है, पारिवारिक धोखे का दर्द है, ये सिर्फ डेनमार्क के ठंडे राजमहल तक सीमित नहीं रहा। नहीं, इसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इस कहानी ने दुनिया भर की सीमाओं को तोड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब हम देखते हैं कि ये कहानी भारतीय साहित्य में कैसे रची बसी। ये वाकई में एक बहुत दिलचस्प सफर है। मतलब एक यूरोपीय शाही परिवार का खूनी किस्सा, जिसमें वहां की राजनीति है, ईसाई धर्म की मान्यताएं हैं, वो भारतीय संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक नैतिकता में कैसे फिट बैठ गया। ये अनुवाद और रूपांतरण की एक बहुत ही चमत्कारी प्रक्रिया है। अगर हम इसके मूल तत्वों पर गौर करें तो हैमलेट की जो मुख्य आत्मा है, अपनों द्वारा दिया गया धोखा, जीवन के अर्थ को लेकर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और कर्म का एक चक्र जो लौट कर आता ही है। हाँ, ये सब भारतीय दर्शन और हमारी अपनी महाकाव्य परंपराओं के बिल्कुल अनुरूप है। जैसे महाभारत में है। बिल्कुल। परिवार के भीतर सत्ता का संघर्ष और धर्म अधर्म की गहरी दुविधाएं हमारी कहानियों का मुख्य हिस्सा रही हैं। इसीलिए जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका रूपांतरण किया तो उन्होंने सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं किया, उन्होंने इसका इंडियनाइजेशन किया। वो जैन टकराव के रूप में बदल दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। हाँ, ऐसा करके उन्होंने एक विदेशी नैतिक संकट को उस समय के भारतीय समाज के लिए एकदम प्रासंगिक बना दिया। ये हिंदी में आधुनिक साहित्य की एक नई और क्रांतिकारी शुरुआत थी। और हरिवंश राय बच्चन जी का अनुवाद तो इस मायने में और भी खास है ना। बिल्कुल। उन्होंने इस त्रासदी को छायावादी आंदोलन के दौरान कविता के प्रारूप में ढाला। छायावाद, जो अपनी गहरी भावुकता और एक उदास रोमानियत के लिए जाना जाता है। सोचिए, हैमलेट के वे गहरे, उदास और दार्शनिक एकालाप, जैसे वो टू बी और नॉट टू बी वाला है। हाँ, जब वो छायावादी कविता की लय और मीटर में ढलकर हिंदी पाठकों तक पहुंचे होंगे। बच्चन जी ने हैमलेट की मेलनकॉली को छायावाद की उदासी के साथ ऐसे पिरोया कि वो यूरोपीय राजकुमार एक भारतीय कवि जैसा लगने लगा। क्या बात है। और इसके अलावा लाला सीताराम जैसे विद्वानों का भी योगदान रहा है। जी, उन्होंने अपने अनुवाद में बहुत ही शुद्ध और गरिमामय भाषा का इस्तेमाल करके इस कहानी को हिंदी भाषी क्षेत्रों के हर कोने में लोकप्रिय बना दिया। तो अनुवादकों की सफलता इसी बात में है कि उन्होंने यूरोपीय परिवेश के छिलके को उतारकर फेंक दिया और उसके अंदर के उस इंसान को बाहर निकाला जो अपने पिता की मौत से बुरी तरह टूट चुका है, जो अपनी ही मां के धोखे से आहत है और जो समझ नहीं पा रहा है कि इस उलझी हुई दुनिया में सही क्या है और गलत क्या है। ये एक ऐसी सार्वभौमिक स्थिति है जो किसी भी भाषा या संस्कृति के इंसान को गहराई से जोड़ सकती है। तो इस पूरी चर्चा को समेटने से पहले अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये साफ हो जाता है कि ये एक साधारण हत्या और बदले की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बेटे के उस विकृत शोक से शुरू होती है जिसे समाज रोने तक की इजाजत नहीं देता। फिर वो सच जानने के लिए बनावटी पागलपन का सहारा लेता है, मेटा थिएटर का इस्तेमाल करके एक मनोवैज्ञानिक जाल बुनता है और अंत में एक ऐसी नैतिक दुविधा का शिकार हो जाता है जो उसे भीतर से खोखला कर देती है। और यही इसकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। ये नाटक हमें दिखाता है कि अनसुलझा शोक और हद से ज्यादा सोचना इंसान को किस हद तक तबाह कर सकता है। जब भावनाएं सही तरीके से बाहर नहीं आ पाती तो वे अंदर ही अंदर जहर बन जाती हैं, जो इंसान को खुद उसका ही दुश्मन बना देती हैं। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना बहुत जरूरी है। एक ऐसा विचार जो इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। वो भूत वाला सवाल। हाँ, हमने शुरू से लेकर अंत तक ये मानकर बात की कि जो भूत रात के अंधेरे में आया था वो सच में राजा हैमलेट की ही भटकती हुई आत्मा थी। हाँ, और यही वो जगह है जहाँ सारा दर्शन एक नए सवाल से टकराता है। क्या वो सच में किंग हैमलेट था या फिर वो नरक से आया कोई शैतानी प्रेत या डीमन था? मतलब उस समय की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शैतान अक्सर मरे हुए परिजनों का रूप लेकर आते थे ताकि वे जीवित लोगों को पाप के रास्ते पर धकेल सके। सोचिए इस बारे में, अगर वो भूत एक शैतान था जिसने जानबूझकर डेनमार्क के राजमहल को बर्बाद करने के लिए, खून खराबा करवाने के लिए हैमलेट के दुख का फायदा उठाया। अगर ऐसा है तो इंसाफ और न्याय के नाम पर हैमलेट की ये पूरी यात्रा, उसका वो पागलपन, उसकी वो छटपटाहट, सब शुरुआत से ही एक बहुत बड़े झूठ पर आधारित थी। ये एक ऐसा विचार है
जो इंसान के तथाकथित न्याय की धज्जियां उड़ा देता है। अगर आधार ही धोखा था तो बदला कैसा? और इसी बेचैन करने वाले सवाल के साथ ये चर्चा यहीं ठहरती है। सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है कि अगली बार जब न्याय और बदले के बीच चुनाव करना हो तो ये विचार जरूर जहन में आना चाहिए कि इंसान का लिया हुआ बदला आखिर में किसकी जीत होती है? क्या वो सच में न्याय की जीत है या उस अनदेखे अंधेरे की जीत है जिसने बहुत चालाकी से हमें बदला लेने पर मजबूर कर दिया?